फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को प्रारंभ कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन या मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ चीज़ और लिखी जा सकती थी, लेकिन चूंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे, थोड़ा सा ज़्यादा हौज फौज हो जाता है, इसलिए जानबूझ के नहीं लिखी, लेकिन आगे अगले वीडियो में और देंगे। टाइमलाइन से मतलब है कि पहले तो थोड़ा कंसेप्ट ये समझ लें, मॉडर्न हिस्ट्री है क्या। सामान्यतः हम लोग इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट का अपना सीरीज चली रही है, देखा आपने। हमारे भारत के प्राचीन समय के जानने के जो स्रोत हैं उस क्रम से हम लोग पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में तारीख नहीं पूछी जाती, ये बात सच है। मॉडर्न हिस्ट्री में डेटेड पूछी जाती है, लेकिन डेट रटी नहीं जाती हैं, समझी जाती हैं। यदि आप घटनाओं को इंटरलिंक कर ले गए तो तारीखें अपने आप याद हो जाती हैं। मिडिवल हिस्ट्री का अपना अलग नेचर है। 2 तरीके के लोग आए, सामान्यतः मुस्लिम आक्रमणकारी आए। तो एक वो जो अरब क्षेत्र से आए और दूसरे वो जो सेंट्रल एशिया से आए। अरब क्षेत्र से अलग अलग वंश में आए, हम लोग उन्हें सल्तनत काल के तहत पढ़ते हैं, और सेंट्रल एशिया से जो आए सामान्यतः हम लोग उसे मुगल काल के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो सल्तनत काल में शासन प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ये सब बातें पढ़ते हैं वहाँ पे। मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली ये 2 पार्टियों का क्लैश है। 2 पार्टियां कौन सी हैं? एक पार्टी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या कालांतर में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जाती है, और दूसरी पार्टी है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ है। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इन्वॉल्व थी पार्टी में, लेकिन कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। तो 2 पार्टियों का झगड़ा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन क्रांतिकारियों का। तो पूरा क्रम ऐसे ही चलता रहता है, और इसी में वो लगभग 350 साल काट देते हैं। थोड़ा ये है 1600 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में आती है व्यापार करने के लिए। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं आती, हम लोग अभी जब पढ़ेंगे, अपना सिलेबस शुरू करेंगे, कि यूरोपीय कंपनियों का भारत की ओर आगमन। यूरोप के जितने भी देश हैं, मुख्य देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे हॉलैंड हो, यहाँ के सारे व्यापारी भारत की तरफ आ रहे हैं। और ये टाइम पीरियड है 1600 ईस्वी। तो प्रश्न ये है, क्यों आ रहे हैं? वो तारीख याद कर लेना, कब कौन आया, ये इतिहास नहीं है। इतिहास का मूल विषय है कि वो आखिर आए क्यों। उनके आने के पीछे लॉजिक ये है कि भारत की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक संपन्नता। एक डाटा के अनुसार, अगर डाटा में आप समझे, 1600 ईस्वी के आसपास भारत का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30 से 35% हिस्सेदारी थी। पूरी वर्ल्ड जीडीपी का भारत के पास 30 से 35% था। यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि अगर आप आज की तारीख में अमेरिका से कंपेयर करो तो अमेरिका 20% के आसपास है। यानी भारत की उस समय जो स्थिति थी, हैसियत थी, वो आज की अमेरिका से ज़्यादा थी। इसलिए ये व्यापार करने के लिए न केवल आकर्षित थे, आप देखते हैं कि आपस में मारकाट भी हुई, खूब युद्ध हुए। डचों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबके बीच खूब युद्ध हुए, मारकाट हुई। अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और उसने भारत पे एक लंबे समय तक न केवल व्यापार किया, बल्कि राजनीतिक सत्ता भी हासिल की। तो भारत की संपन्नता की वजह से इधर आए, व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ होता था। कहा जाता है कि उन दिनों भारत के जो गरम मसाले होते थे, उनकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि यूरोप वगैरह में मांसाहार का प्रचलन था, अन्न होता नहीं था। मांस को प्रिजर्व रखने के लिए काली मिर्च और गरम मसाले बहुत उपयोगी थे।
भाई रेफ्रिजरेटर जैसी कोई चीज तो थी नहीं उस समय। तो मांस को प्रिजर्व रखने के लिए गरम मसाले और काली मिर्च आदि की आवश्यकता थी। और काली मिर्च भारतीय महाद्वीप में आप देखते हैं, भारत, साउथ इंडिया में, लंका में, इंडोनेशिया में, इस पूरे रीजन में ही होती थी। कहते हैं उन दिनों जो भी मसाले वो यहाँ से ले आते थे वो 60 गुना कीमत में बेचते थे। मतलब 1 रुपए का मसाला, गरम मसाला, यूरोप में 60 रुपए में बिकता था। कितना अधिक प्रॉफिट था। तो हम लोग देखते हैं कि 1600 से लेकर के 1757 तक, मोटा मोटा 150 साल, 150 साल तक ये विशुद्ध रूप से व्यापार किया इन्होंने। लेकिन 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध हुआ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो पहली बार इन्हें पॉलिटिकल सत्ता का स्वाद लगा। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, लिखा हुआ बहुत मिल जाएगा, घबराइए नहीं। कंसेप्ट बहुत जरूरी होती है जो हर जगह नहीं मिलता है। फैक्ट तो मिल जाता है आपको कहीं भी, और ये सब अगर आप इंटरलिंक कर ले गए मतलब आधा काम खत्म, बाद बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है। जैसे आप पुताई करते हो तो बॉर्डर ऑर्डर ये सब मार ले गए किनारे, फिर बीच में क्या रह गया, कुछ नहीं। तो वैसे ये जो बॉर्डर है एक तरीके से ठीक है। अभी इस पे एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद फिर हम जब शुरू करेंगे तो आगे से आगे, आगे से आगे आप चलते रहेंगे। इसको लिख के कहीं चस्पा कर लेना दीवार पे। 150 साल तक विशुद्ध प्लासी के युद्ध में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीती तो स्वाद लगा, लेकिन अभी भी उसे यह तय नहीं था कि हम यहाँ पॉलिटिकल पावर बन सकते हैं, क्योंकि वो पता है बहुत षड्यंत्र के द्वारा पराजित किया था सिराजुद्दौला का। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसको अपनी तरफ ले लिया और युद्ध मैदान में जाके वो गया सिराजुद्दौला के साथ, और वहां हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो हारना तय था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में यह तय हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, न केवल व्यापार में बल्कि सैन्य ताकत में भी। क्योंकि बक्सर के युद्ध में 3 नवाब, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली के सम्राट, तीनों एक तरफ हैं, और उसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो ये बक्सर के युद्ध ने तय कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक पाना संभव नहीं है। और कालांतर में हम देखते हैं वही हुआ। पहले उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद फिर पंजाब को लिया, फिर मराठों के लिया, टीपू सुल्तान हैदर अली को दक्षिण में लिया, और पूरे भारत पे अंग्रेजों की हुकूमत कायम कर दी। एक और बड़ा कंसेप्चुअल सवाल इससे बनता है, तुम में से कौन इसका जवाब देगा? अंग्रेज आए साउथ में, पता है अंग्रेज सबसे पहले कहां पे आए? कालीकट पे, कालीकट केरल के तट पे आए। वास्को डी गामा आया, जमोरी ने स्वागत किया, वो तो आए ही, बल्कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी कहां बनाई? सूरत। कोठी या फैक्ट्री से मतलब होता है तो उनका मुख्यालय, व्यापार का हेडक्वार्टर सूरत में बनाया। अगर हम लोग छोटा सा यहाँ पे इंडिया का मैप देखें ऐसे करके और समझने के लिए, ठीक, सूरत मतलब इधर कहीं, यहां पे आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल सत्ता कहां? बंगाल में। क्यों? क्यों यहां क्यों नहीं? यहां आए और पॉलिटिकल सत्ता देके बंगाल, प्लासी का युद्ध कर रहे हैं, बक्सर का युद्ध लड़ रहे हैं, बिहार, बंगाल, वहां पे पहले पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश की। हाँ, एक कारण ये भी है। देखिए, हाँ, एग्जैक्टली मतलब 2 बड़े कारण हैं। 2 बड़े कारण हैं कि ये साउथ में आप देख रहे हैं मराठा बहुत लड़ाकू है, इधर सिख्स भी बहुत लड़ाकू हैं, उनका इतिहास है पुराना। दूसरा, ये साउथ वाला पूरा प्लेटो ये पठार है, यहाँ आज भी बहुत पैदा नहीं होता है।
अगर आप ये नदी घाटी, ये कृष्णा कावेरी गोदावरी छोड़ दो किनारे वाली, बीच में इधर अभी भी कुछ नहीं होता। साउथ में जो भी चमक दमक है दक्षिण भारत की, वो इंडस्ट्री की वजह से है। मुंबई में है चमक दमक, लेकिन शेष महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करता है। हैदराबाद में चमक दमक है, बंगलौर में चमक दमक दिखेगी, लेकिन आंध्र में किसान आत्महत्याएं करता है। आपने सुना उत्तर प्रदेश में कोई किसान ने आत्महत्या की हो? खेती बाड़ी की वजह। एक्चुअली ये पठार, यहाँ पानी है नहीं, जमीन उपजाऊ है नहीं। और जिन दिनों की हम लोग बात कर रहे हैं, आज के 350-400 साल पहले, 1600-1700 की, जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पे, तो उस समय राजस्व का एकमात्र स्रोत खेती थी। और खेती यहाँ है नहीं तो करें क्या? इधर क्या है, बंगाल, उड़ी, बिहार में इधर गंगा यमुना ये स्थिति, नदियां गई तो बहुत पैदावार खूब होती थी, तो उन्हें खूब राजस्व मिलता था। दूसरे यहाँ पे ये बंगाल बिहार में इतने ज्यादा अपेक्षाकृत ये लोग कम लड़ाकू थे, मराठों और सिखों की तुलना में सैन्य रूप से थोड़े से कमजोर भी थे, और इधर संपन्नता थी। वो तो आए थे व्यापार करने, तो व्यापार का बेनिफिट तो यहाँ है। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उस समय कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, टोटल एग्रीकल्चर थी, और एग्रीकल्चर यहाँ की अच्छी थी। तो दो बड़े कारण थे, बंगाल का उपजाऊ होना, पानी आदि की सुविधाएं, व्यापार नदियों से होता था। रेल सड़क तो सब बाद में बनी, रेलवे डेवलपमेंट डलहौजी ने किया के बाद में। साउथ में एक तो फर्टिलिटी नहीं थी, उपजाऊ खेती अच्छी नहीं थी। दूसरा वो अपेक्षाकृत ज्यादा झगड़ालू है, क्योंकि वो इतिहास मुगल से लड़ते रहे, इतना सब मराठों का इतना गौरवशाली इतिहास था लड़ने का। तो दो बड़े कारण थे जिस वजह से ये लोग, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बने रहे, मजा आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टाइमलाइन। अंग्रेज आए क्यों? क्योंकि भारत की आर्थिक संपन्नता बहुत थी, गरम मसालों की उपयोगिता थी, व्यापार में बहुत लाभ होता था। आए सूरत में, यानी दक्षिण भारत पश्चिम भारत में, लेकिन सत्ता स्थापित करना शुरू किया पूरब से। दो कारण, क्योंकि उधर उपजाऊ जमीन और अपेक्षाकृत कम लड़ाकू लोग थे। तो 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक। 1726 में एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। ये चार्टर क्या है? जगह जगह चार्टर शब्द मिलेगा, जगह जगह रेगुलेटिंग शब्द मिलेगा। चार्टर एक्ट ये है कि कंपनी जो व्यापार कर रही थी, आगे रेगुलेटिंग एक्ट ये आप पढ़ेंगे, ये क्या है। एक्चुअली कंपनी जब व्यापार करने आई भारत में, वो प्रॉफिट हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके कर्मचारी क्या करने लगे, उस समय ऐसी कोई व्यवस्थाएं तो थी नहीं कि उसको मॉनिटर कर सको किसी अधिकारी कर्मचारी को। तो जो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी अपने पास रख लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते ही नहीं थे। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए, वही चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटर जानते हो, जो गैस सिलेंडर में रेगुलेटर कम ज्यादा करने वाला, तो ये उसको रेगुलेट किया गया कंपनी को। उसमें ऐसे प्रावधान, जब हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो उसे पढ़ेंगे, इसमें यह था कि कंपनी का कोई कर्मचारी व्यापार नहीं करेगा, ऐसा नियम बनाया गया, खुद व्यापार नहीं करेगा। आज भी ये सब होता है। हम लोग कानपुर जब पढ़ते थे तो उसमें यह था कि कानपुर में 12,000 टेम्पो हैं, उनमें से लगभग चौथाई टेम्पो पुलिस वालों के। बड़ा चौराहा पे ड्यूटी कर रहे हैं, कल्याणपुर बड़ा चौराहा 8 टेम्पो चलवा रहे हैं दीवान जी, दरोगा जी। हाँ, ऐसी घटनाएं सुनने को मिली। अभी भी ARTO लोग हैं, पता चला उनके 10 ट्रक चल रहे हैं। अच्छा, खुद ARTO हैं तो कौन पकड़ेगा, वो छोड़ेगा। तो ये घटनाएं उन दिनों में थी, वो रेगुलेट करने के लिए। सो 1726 में चार्टर एक्ट बना। 1757 प्लासी का युद्ध है, 1764 बक्सर का युद्ध है। प्लासी और बक्सर के युद्ध में किसके ज्यादा दूरगामी प्रभाव हुए? तो बक्सर के युद्ध के। रेगुलेटिंग एक्ट 73 में बना, 1773 में। अभी केवल ये समझ लें इनमें है क्या और कब आया, फिर इनके अंदर की जो बारीकियां हैं, जो सवाल बनेंगे, वो धीरे धीरे करके हम आपको लिखाते रहेंगे। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही रिलेटेड है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। पिट्स नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम,
1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत राज्य क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 1858 के अधिनियम। अब ये चार्टर नहीं रहा, भारत सरकार अधिनियम हो गया। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1885 कांग्रेस की स्थापना। मतलब इसको आप सिलेबस भी समझ सकते हैं, एक टाइमलाइन में ये मॉडर्न हिस्ट्री की। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1905 बंगाल विभाजन, इसी में स्वदेशी आंदोलन होगा। बंगाल विभाजन आप समझ ही रहे हैं 1905 में। एक्चुअली बंगाल उस समय जैसे बांग्लादेश है और अपना बंगाल पश्चिम बंगाल है, बिहार, ये काफी बड़ा इलाका था। अपना बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? पूर्वी बंगाल, जो बांग्लादेश है आज का, वो उस समय पूर्वी बंगाल था। ये तो 1971 में बांग्लादेश बना, 1947 में इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। उससे पहले ये पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। एक्चुअली पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी ज्यादा थी। चूंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने उसका डिवीजन कर दिया, विभाजन कर दिया, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियां पे अंकुश लगे। उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ और अंत में ये जो विभाजन था बंगाल का, ये वापस लेना पड़ा कर्जन को। लॉर्ड कर्जन के समय ये सब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में कांग्रेस की सूरत फूट, बड़ी घटना थी, कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये विभाजन का आधारित एक कांग्रेस में दो गुट थे, एक लिबरल था, एक एक्सट्रीमिस्ट था, एक थोड़ा सा अतिवादी और एक उदारवादी। उनके बीच में 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम या 1909 का भारत शासन अधिनियम, दोनों बातें एक हैं। मार्ले मिंटो, दो नाम हैं। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव हैं और लॉर्ड मिंटो वाइसराय हैं। तो उन्होंने जो रिफॉर्म दिए भारत में, ये अधिनियम जो भी आए, ये कहीं न कहीं भारतीयों को कुछ छूट प्रदान कर रहे थे, कुछ अधिकार दे रहे थे। ठीक। उसके बाद 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम आता है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछा जाता है। 1914 केवल सीधे सीधे सन पूछ लेता है। एक्चुअली कामागाटा मारू एक शिप का नाम है, पानी वाले जहाज का नाम है। उन दिनों शिप से ही ट्रांसपोर्ट होता था। तो भारत में एक सरदार जी थे, गुरदीप सिंह सरदार जी थे। वो 376 भारतीयों को लेके कनाडा जा रहे थे। थोड़ा ध्यान दें इधर, कनाडा जा रहे थे। और कनाडा में भी ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। तो हुआ ये, कनाडा वालों ने ऐसी कंडीशन लगा दी, जो लोग हमारे यहाँ सीधे नहीं आएंगे, बीच में कहीं रुकेंगे, उनको हम एंट्री नहीं देंगे। मतलब कहीं ये बीच में रुक के षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। लेकिन सरदार जी को पता ही नहीं, जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने घुसने नहीं दिया। तो फिर वापस आए भाई कलकत्ता बंदरगाह पे। यहाँ पे आए तो फिर आक्रोशित से वो लोग, ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ हो गई, गोलीबारी हुई, कुछ लोग मरे भी, कुछ घायल हुए। बाद में वो सब मामला सुलझाया गया। तो गुरदीप सिंह नाम याद रखना। कामागाटू मारू प्रकरण में गुरदीप सरदार जी 376 भारतीयों को लेकर कनाडा गए थे। तो सरदारों का कनाडा जाने की परंपरा बड़ी पुरानी है, आज की नहीं है। आज भी वहां बहुत सरदार काम करते हैं, होटलिंग में, एग्रीकल्चर में। एक टर्म है जियोग्राफी में, ब्रीफ केस फार्मिंग, सूट केस फार्मिंग या ब्रीफ केस फार्मिंग। ये मालूम क्या है? कनाडा में बड़े बड़े किसान हैं जो लैंड लॉर्ड हैं वहां के, वो खेती खुद नहीं करते हैं। जैसे बाहर से गए हुए अपने यहाँ से सरदार लोग हैं, उनको उगाही पे दे देते हैं। उन्होंने लिया पैसा, अटैची में रखा, चले गए, खेत तुम करो। बड़े बड़े खेत हैं किलोमीटरों में, मतलब इतने बड़े बड़े खेत गेहूं के कि खेतों के बीच से ही रेलवे ट्रैक है। ट्रैक्टर या ट्रक में भर के मंडी पहुंचा ही नहीं सकते, इतनी बड़ी मात्रा में है। आबादी कम है, बड़ा एरिया है, गेहूं की पैदावार बहुत अधिक है। तो विनिपेग है, वो वहां ट्रेन से सीधा मंडी चला जाता है बंदरगाह पर, फिर निर्यात होता है। खाएंगे कितना, आबादी जरा सी है। ठीक। 1916 कांग्रेस लीग समझौता, लीग मीन्स मुस्लिम लीग। 1916 होम रूल लीग आंदोलन। 1917 अगस्त घोषणा। ये
की गई थी, भारतीयों को कानून बनाने में कुछ हिस्सेदारी दी जाएगी, ऐसा उस समय जो वाइसराय थे उन्होंने घोषणा की थी, चेम्सफोर्ड ने। 1919 रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून या ब्लैक कानून, अंधा कानून, कई विशेषणों से नवाजा जाता है। एक्चुअली इस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि शक के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई एविडेंस ना हो तब भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। आपको पता ही है, ये आरोप लगाया कि आपने पूर्व अनुमति नहीं ली है और गोलीबाजी हुई, हजारों लोग मरे। वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, ब्रिटिश सरकार ने आंकड़े अलग दिए, लेकिन भारतीय कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई उसने आंकड़े अलग दिए, अलग अलग। लेकिन फिर भी जो तटस्थ पत्रकारों की उसे माना यह जाता है लगभग 1200 लोग मरे थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने तो कुछ ही बताया, कुछ ही सही, मतलब 10, 20, 50 ऐसे बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई, ब्रिटिश सरकार ने उसे हंटर कमेटी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी उसे तहकीकात कमेटी कहा जाता है, तहकीकात कमेटी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय जी थे और गांधी जी इसके मेंबर थे। ये सवाल बहुत बार आता है, लोग गलत कर देते हैं। सवाल ये आता है कि तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, लोग महात्मा गांधी टिक कर देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। उस समय गांधी जी छोटे हैं थोड़े, 1915 में आए हैं, 4 ही साल तो हुआ है भारत में रहते रहते। मालवीय जी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ कांग्रेसी है। तो हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए बनी। अब थोड़ा इधर ध्यान दें, अब कभी ये क्रोनोलॉजी आए कि रॉलेट एक्ट पहले हुआ, इसकी डेट आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, कोई नहीं रटना नहीं है। लेकिन अगर ये क्रोनोलॉजी आए क्रम बनाने को, इन घटनाओं में पहले कौन ही, तो हमको पता है रॉलेट एक्ट के विरोध में ये हुआ और इसमें जो घटना हुई उसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी। तारीख हम क्यों रटें कि ये 16 अगस्त को हुई, ये 20 जुलाई को हुई? दिमाग को फालतू माथा पच्ची कर रहे हैं, तब परेशान कर रहे हैं दिमाग को, कोई जरूरत नहीं है। कहानी आपने समझ ली पूरी कि ऐसे ऐसे हुई थी, तो फिर क्रोनोलॉजी तो याद हो गई। ठीक, फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव है, इनमें से एक भारत सचिव होता है और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय है। ठीक, ऐसे ही मार्ले मिंटो में है, वैसे यहां पे भी है। अभी आएंगे ये सब है क्या, 1909, 1919 क्या है। असहयोग आंदोलन 1920 में, आपको पता ही है, जब लगा कि ब्रिटिश सरकार मांगे नहीं मानी है तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, एक मास मूवमेंट था, पहला मास मूवमेंट। हालांकि इसके पीछे की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। इसके पहले आप देखते हैं 1916 में ये होम रूल लीग ने भी बड़ा पृष्ठभूमि तैयार की अंग्रेजों की खिलाफत करने की, और छोटी छोटी जलियांवाला बाग कांड ने भी इसमें कुछ न कुछ भूमिका निभाई। अंतः असहयोग आंदोलन 2 साल बाद ही चौरी चौरा में जो घटना हुई उससे इसको गांधी जी ने समाप्त कर दिया, जहां पुलिस थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी, कुछ पुलिस वाले जल गए, तो गांधी जी ने चूंकि कहा था पूरा आंदोलन हमारा अहिंसक रहेगा, इसलिए इसको फिनिश कर दिया। स्वराज दल की स्थापना किसने की, कौन बताएगा? 1923। एक्चुअली ये बात समझ लो, आज कितना कोर्स हुआ ये बहुत मायने नहीं रखता है। एक्चुअली कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग गांधी जी की पॉलिसी से खुश नहीं थे। खुश का मतलब यह था, खुश कोई पर्सनल मैटर नहीं था, खुश का मतलब था कि गांधी जी सही ट्रैक पे नहीं है। तो ऐसे लोगों ने कहा कि हम दूसरे तरीके से आजादी के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा तरीका यह था कि संसद में अंदर जाके, सांसद बन के, विधायक बन के वहां मांग उठाएंगे, संसद के अंदर से भारत को आजाद कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों में मुख्य नाम था मोतीलाल नेहरू का और CR दास का। CR दास और मोतीलाल नेहरू, MAL नेहरू और CR
दास, ये प्रमुख नाम थे। और स्वराज दल ने सच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो उम्मीद से ज्यादा सीटें जीती इन्होंने, अंदर भी गए। हालांकि 2-2.5 साल में धीरे धीरे फिनिश हो गया और ये लोग फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो गांधी जी की पॉलिसी से मतभेद होने के कारण उन्होंने एक पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, अंदर गए। बिल्कुल ऐसे समझ लिए जैसे अन्ना हजारे और केजरीवाल। अन्ना हजारे चाहते थे कि हम गैर राजनीतिक तरीके से अपने मूवमेंट को सामाजिक मूवमेंट बनाएंगे, सोशल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो बहुत समय लगेगा, सरकार मारपीट के हमें अलग कर देती है। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सरकार बनाई, अंदर एक मॉडल पेश किया भी। तो कुछ कुछ वैसी कहानी यहाँ पे भी है। ठीक, याद रखना ये ईयर और मोतीलाल नेहरू, CR दास के नाम डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। यूं तो कांग्रेस के सारे अध्यक्ष हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है पूरा, लेकिन 1924 में बेलगांव में, कर्नाटक में एक बेलगांव जगह है जहां पे यह सम्मेलन हुआ था। बेलगांव, कर्नाटक। ठीक, 1927 में साइमन कमीशन आता है। हम लोग इसे श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका बहुत विरोध हुआ और इसके विरोध में ही किसकी मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में ही बाल गंगाधर तिलक की मौत हुई थी। तो ये साइमन कमीशन क्या है एक्चुअली? 1909 कहां पर गया? ये 1909 में जब मार्ले मिंटो अधिनियम बना तो ये बात थी। ये बना क्यों था? ये अधिनियम इसलिए बना था कि अभी तक भारत में क्या हो रहा है कुछ नहीं, भैया समस्या क्या है सुनी जाए, उनकी जो मांगे हैं पूरी ना सही, कुछ मांगी जाए, मान ली जाए, मानी भी गई। तो ऐसा हर 10 साल में भारत में जो भी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, जो भी उन्हें राजनीतिक रियायतें दी जाती हैं, वो कितनी कारगर साबित हुई, तो हर 10 साल में रिव्यू होगा, ऐसा प्रोविजन था। तो 1909 में आया, फिर 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम से, कि भारत में जो भी काम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है, उसका इवेल्युएशन करने के लिए हर 10 साल में एक आयोग बनेगा और वो रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट के आधार पे भी हम लोग कुछ आगे डिसीजन लिया करेंगे। तो ऐसा ही एक कमीशन 1929 में बनना था, थोड़ा ध्यान देना, 1929 में बनना था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन, स्वराज दल और ये सब इतना ज्यादा हौज फौज, इसी बीच भगत सिंह का सब माजरा उखड़ता है, ये सब लोग, सुभाष चंद्र बोस इतना जो है यहाँ पे परेशान कर देते हैं ब्रिटिश सरकार को। तो ये कमीशन 29 के बजाय 27 में ही बना दिया उन लोगों ने, भैया जल्दी जाओ, स्थिति देखो जाके। उसी को साइमन कमीशन कहा जाता है। भूल ये हुई कि इसमें जितने मेंबर थे सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। ये भी कोई बहुत बड़ी बात ना होती अगर इससे पहले जितनी कमीशन कमेटियां बनी थी, जैसे ये हंटर कमेटी, सब में कोई ना कोई भारतीय रखा जाता था। और ध्यान तो यहां तक रखा जाता था कि हिंदू और मुस्लिम भी रहे कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां पे कोई भारतीय ना होने की वजह से इसका इतना विरोध हुआ कि ये पूरा काम कर ही नहीं पाया। साइमन कमीशन बना कब है? 1927 में, लेकिन भारत कब आया? 1928 में, फरवरी 1928 में। ध्यान रखना, पूछा जाए साइमन कमीशन भारत आया 1928, साइमन कमीशन बना 1927। वहां से पानी के जहाज से आते थे उन दिनों, लगते होंगे, हमें लगता है 6 महीने, 6 महीने से कम थोड़ी लगते होंगे लंदन से आने में। ठीक, तो साइमन कमीशन के विरोध में ही नेहरू रिपोर्ट बनी। जब इन लोगों ने कहा हम साइमन वापस जाओ के नारे लगे जगह जगह पे, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई लाठीचार्ज में, तो अंग्रेज सरकार ने कहा भैया तुम मेरी बात नहीं मानते तो अपने ही कुछ बनाओ, अपने लिए कुछ विधान बनाओ, क्या प्रोविजन चाहते हो। तो ऐसे ही भारतीय संविधान बनाया गया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू से मतलब है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, मोतीलाल नेहरू, पिताजी का नाम, हाँ मोतीलाल नेहरू। तो रिपोर्ट बनी 1928 में। 1929 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, जहां वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी बारदोली की महिलाओं। ये किसान मूवमेंट था, तो किसानों का बात रखने के लिए ब्रिटिश सरकार से मध्यस्थता की
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में ये बात बोली। 1930 में स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस, बल्कि इसको पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 6 अप्रैल को, ये 26 जनवरी की बात है। दांडी मार्च जिसे हम लोग कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही दांडी मार्च है। जिस दिन वो शुरू, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसा ही संबंध है जैसे महाभारत और गीता में। महाभारत और गीता में क्या संबंध है? गीता महाभारत का पार्ट है, नहीं तो बात सही है। एक्चुअली है क्या, जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, ठीक है, तो ध्यान देना, लड़ने के लिए। अब उधर पांडवों की तरफ से अर्जुन मुख्य है, नायक है, वो हथियार डाल के भाग गए हम नहीं लड़ पाएंगे, सब दे दो इन्हें, सब दे दो। किसको मारे? पितामह भीष्म को मारे, गुरु को मारे, भाई को मारे, किसे मारे? तो भगवान ने पकड़ा कि आओ आओ इधर आओ, ऐसे नहीं मानेगा, वो तो सब पता था, उन्होंने सब रचा हुआ था। तो भगवान ने उनको जो समझाया मैदान में खड़े होके, कहते हैं 2.5 दिन तक समझाया, वो जो समझाया, उपदेश दिए, वही गीता है। दोनों सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, और फिर उनको जब मोह हटा, माया हटी, फिर उन्होंने युद्ध किया, और जो परिणाम है तो सबके सामने ही है। तो ऐसे ही दांडी मार्च है। एक्चुअली सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो दांडी मार्च नमक कानून तोड़ा था। उस समय नमक पे भी टैक्स था, मतलब नमक बना नहीं सकते थे, जबकि समुद्र के किनारे बाहर लोग बना ले, नेचुरल चीज थी। तो गांधी जी ने वही पैदल चले, लगभग हमें लगता है कि 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। उस समय गांधी जी की उम्र 61 साल, 60 के आसपास थी, तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो वहीं से दांडी मार्च जैसे शुरू हुआ, वहीं से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड इसे कहा जाता है, सांप्रदायिक अधिनिर्णयन भी कहते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहीं मिले तो कंफ्यूज नहीं हो। एक्चुअली ये क्या है, 16 अगस्त को उधर मुस्लिमों को बरगलाने में ब्रिटिश सरकार सफल हुई। मुस्लिम बनाओ, अपना पाकिस्तान की मांग करो। ऐसे ही उन्होंने चाल चली कि जो दलित लोग हैं भारत में, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनसे कहा तुम भी मांगो, अपना अलग विधान मांगो। उनके नेता अम्बेडकर जी थे उन दिनों, तो दलितों के लिए अलग सीट होगी, उनमें उस लोग उस सीट पे संसद का सदस्य चुना जाएगा, हर जन ही वोट देंगे, दूसरे लोग वोट ही नहीं देंगे, इस टाइप प्रोविजन थे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, और विरोध इस हद तक किया कि उन्हें आमरण अनशन करना पड़ा। फिर बाद में गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ वो पूना पैक्ट है, समझे? तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक का कारण है। तो इसमें तारीख आपको क्यों 16 अगस्त और 26 सितंबर रटनी है? पहले कम्युनल अवार्ड आया, उसके विरोध में गांधी जी ने जो है अनशन किया, जब अनशन तोड़ा गया तो गांधी अम्बेडकर में समझौता हो गया, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? गांधी और अम्बेडकर के बीच में। आता सवाल 1935 में भारत शासन अधिनियम, वही जो 1909 1919 चलता आ रहा था, आज 1935 भारत शासन अधिनियम आया, और इसमें जो प्रोविजन थे इतना भारी भरकम था कि इससे लगभग 250 अनुच्छेद हमने अपने संविधान में लिए हैं आज की तारीख में। ठीक, 5 मिनट आप लोग करें, जल्दी से करते हैं। 1937 में आम चुनाव होते हैं। मुक्ति दिवस ये मालूम क्या है? मुस्लिम लीग ने मनाया। जब इस चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, कांग्रेस को सामान्य क्षेत्रों में तो मिली ही, जहां मुस्लिम आबादी थी वहां भी बहुत सीटें मिली। मुस्लिम लीग की बहुत बुरी हार हुई, तो मुस्लिम लीग ने जो सरकार बनी थी, यहाँ नेहरू जी को बनाया गया था पीएम, उसमें सहयोग नहीं किया और त्यागपत्र दे दिया। फिर वो सरकार गिर गई, 28 महीने चली थी वो सरकार। तो जिस दिन सरकार गिरी उसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि कांग्रेस से देश को मुक्ति मिली। ये आ रहा उस स्क्रीन में, ये वाला रो। ठीक, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, तारीख अलग अलग, 17 अक्टूबर 8 अगस्त है। 1942 क्रिप्स मिशन,
क्रिप्स मिशन क्या है, सब वही कहानी शुरू हो जाएगी कि आज़ादी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं आज़ादी ऐसे देंगे तो वैसे देंगे। और 1942 में फिर एक बड़ा आंदोलन गांधी जी करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 वर्धा प्रस्ताव वर्धा प्रस्ताव, वही फिर एक इंटरलेटिव बातें हैं। वर्धा में ही कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया कि आंदोलन किया जाए, वही भारत छोड़ो आंदोलन है। इसलिए ये जुलाई में है, ये अगस्त में है। CR फार्मूला क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी केरल के कांग्रेसी नेता थे, जो ये चाहते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सुलह हो जाए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना हो, दोनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े। तो ऐसा सुलह कराने का उनका प्रयास था। यद्यपि वो मोहम्मद अली जिन्ना की हठवादिता की वजह से सफल नहीं हुआ, लेकिन CR फार्मूला का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फार्मूला केरल के एक कांग्रेसी नेता थे, गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। वेबल क्या है, ये वायसराय हैं, तो इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ऐसे ऐसे भारत का जो आज़ादी तो देंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान दे दिया जाए, मुस्लिमों को बंटवारा के साथ दिया जाए। तो वही कहानी है, शिमला सम्मेलन में सर्वदलीय सम्मेलन होता है, नौसेना विद्रोह, एक नौसैनिक को खाने की कुछ शिकायत थी, उसी पे ये विद्रोह हुआ, धीरे धीरे पूरे भारत में फैला, कोस्टल इलाके में। बाद में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता से शांत हुआ। कैबिनेट मिशन ने लगभग ये तय कर दिया कि भारत आज़ाद तो होगा, लेकिन बंटवारे के साथ। पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा, एक साथ दो देश बनेंगे, आज़ाद होगा। ये कैबिनेट मिशन है। इसमें सर पैथिक लॉरेंस हैं, एवी अलेक्जेंडर हैं, क्रिप्स भी हैं इसमें। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, जब मुस्लिम लीग की अब बात नहीं मानी गई तो उसने कहा कि अब हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब मारपीट, हिंसा का सहारा लेंगे। मुस्लिम लीग ने लिया ये हिंसा का सहारा। और 1947 में 20 फरवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माउंट एटली ने घोषणा की कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और 1947 में ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। ये जुलाई में इंट्रोड्यूस किया गया है और 3 जुलाई को 18 जुलाई को पारित हुआ और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक, हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये भी एक कंट्रोवर्शियल है, आगे हम लोग को भी बताएंगे। एक्चुअली इससे पहले हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाते थे, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन आज़ाद होने के बाद से 15 अगस्त मनाने लगे। क्यों, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।